नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विषय विज्ञान में उपविषय जीव विज्ञान अध्याय 1 जीवन की मौलिक इकाई। इसकी एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं और ये वीडियो का भाग 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में और केंद्रक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन प्रकार की होती है, प्राचीन टाइप की होती है, प्रिमिटिव होती है, बहुत ही साधारण कोशिका होती है जो बैक्टीरिया की कोशिका में पाई जाती है। यानी बैक्टीरिया कोशिका जो होगी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और उसके बाद दूसरे नंबर की जो कोशिका थी वो थी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका बहुत ही विकसित प्रकार की कोशिका होती है, जिसके अंदर ये अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसको संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जो होगा इसका कोशिका भित्ति, नंबर 2 कोशिका द्रव्य और नंबर 3 होगा केंद्रक। इन भागों में यूकैरियोटिक कोशिका को बांटा जा सकता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका एनिमल्स में अलग तरीके की पाई जाती है और प्लांट्स में अलग तरीके की पाई जाती है। यानी जंतुओं में अलग प्रकार की कोशिका होगी और पादपों में यानी पौधों में अलग प्रकार की कोशिका होती है। तो सबसे पहले इसकी कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। जो कोशिका होगी यूकैरियोटिक कोशिका, वो एक कोशिका भित्ति यानी दीवार द्वारा चारों ओर से घिरी होती है और वो कोशिका को आकार, आकृति और दृढ़ता प्रदान करती है। लेकिन ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यानी ये कोशिका भित्ति जो भाग है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। ये एक मुख्य अंतर भी है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके बाद है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य या लिक्विड उपस्थित होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। और इस द्रव के अंदर ये सारे अंगक उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाय और रिक्तिका, इतने अंगक कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी संरचना है। इसकी खोज करी थी सबसे पहले, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कोलीकर ने। कीटों की अरेखित पेशियों में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी वेंडा ने। अब ये दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी संरचना है, तो यानी इसमें डबल लाइन होगी, दोहरी झिल्ली होगी। इसकी पहली झिल्ली तो बिल्कुल सपाट होती है और दूसरी झिल्ली इसमें क्रिस्टी एक संरचना बनाती है, वो उंगली के समान संरचनाएं होती हैं। देखिए इस टाइप से इसका डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये बाहरी झिल्ली है, ये बिल्कुल सपाट होती है और इसके अंदर ये उंगली के समान संरचना, जो इसकी भीतरी झिल्ली है, ये अंदर की ओर उंगली के समान संरचना अंदर की ओर मुड़कर बनाती है, जिसको क्या कहेंगे, क्रिस्टी जिसको कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं।
और ये जो क्रिस्टी संरचना है इसके ऊपर F1 नाम के पार्टिकल होते हैं। ये सब पर जितनी भी क्रिस्टी हैं सबके ऊपर F1 नाम के पार्टिकल लगे हुए होंगे जो इसको श्वसन में सहायता करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन के द्वारा ATP के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ये इसकी बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, ये जो संरचना है इसको कहेंगे क्रिस्टी, और ये जो संरचना है ये है F1 पार्टिकल। तो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है और ये श्वसन का कार्य करती है। इसके बाद देखेंगे लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज करी थी हैकल ने। प्लास्टिड की खोज हैकल ने करी, लेकिन प्लास्टिड रंगों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होंगे? एक होगा वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, और तीसरा है हरित लवक। वर्णी लवक जैसे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो रंगीन होते हैं। तो जितने भी रंगीन पार्ट होते हैं पौधे के उसमें वर्णी लवक पाया जाता है। कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं। जबकि अवर्णी लवक जितने कलरलेस पार्ट होते हैं, रंगहीन पार्ट होते हैं, उनमें अवर्णी लवक पाया जाता है। और जितने भी हरे पार्ट होते हैं जैसे पत्तियां, उनमें क्या होगा? उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है, ऐसे ही हरित लवक भी दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा हुआ होता है। लेकिन इसमें दोनों झिल्ली कैसी होंगी? सपाट होंगी। दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है और इसमें ये सिक्के के समान संरचना पाई जाती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चट्टे के जैसी संरचना बनाती हैं। इस टाइप से ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होकर चट्टे जैसी संरचना बनाते हैं। ये जो संरचना है इसके एक सिक्कों को कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। जबकि इस पूरे एक चट्टे को कहेंगे ग्रेनम। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है हरित लवक के या क्लोरोप्लास्ट के, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो चट्टे हैं ये एक दूसरे से ऐसे इस टाइप की लाइन द्वारा जुड़े होते हैं और इन लाइन को कहते हैं लैमिली।
इन लाइन को क्या कहेंगे? लैमेली। इस टाइप से हरित लवक की संरचना होती है और हरित लवक हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये भी कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसकी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्ट में इसको ER कहते हैं। इसकी खोज करी थी KR पोर्टर ने, KR पोर्टर। ये संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है संरचना। इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, तो राइबोसोम की संरचना के आधार पर, राइबोसोम लगे होने की संरचना के आधार पर ये दो प्रकार की होगी। एक तो चिकनी या स्मूथ ER, या कणिका में रफ ER। यानी जिस पर राइबोसोम लगे होंगे वो कणिका में होगी और जिस पर राइबोसोम नहीं लगे होंगे वो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो इसका वर्क जो होगा, इसका वर्क, क्योंकि कणिका में राइबोसोम लगे हुए हैं, राइबोसोम का वर्क प्रोटीन संश्लेषण का होता है, तो इसका वर्क भी प्रोटीन संश्लेषण का होगा, प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद आगे चलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी। ये एक थैली के समान संरचना होती हैं, इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं और थैली के समान संरचना होती हैं। राइबोसोम की खोज करी थी पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S। 70S में दो प्रकार की यूनिट होगी, एक तो 50S और दूसरा 30S। जबकि 80S में भी दो प्रकार की यूनिट होंगी, एक तो 60S और दूसरा 40S। इस टाइप से ये दो यूनिट में बटे होते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार से होती है। S और ये छोटा पार्ट है इसका 30S और 50S। इसी प्रकार से ये 40S और 60S। ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि 80S राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। पौधों में या हमारी बॉडी में जिस टाइप की प्रोटीन बननी होगी, तो ये राइबोसोम इस प्रोटीन को बनाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। ये एक थैलियों जैसी संरचना होती हैं, थैली टाइप की होती हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ होंगे उनका अपघटन कर देते हैं। ये लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे हुए होंगे,
तो ये लाइसोसोम की थैली अपना फट जाएंगी और फटने के बाद जो कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैले भी कहते हैं, आत्मघाती थैले। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आत्मघाती थैले किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये थैलियाँ नष्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और उनके एंजाइम कोशिका द्रव्य में बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो जो इसमें पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। इसके बाद है तारककाय। तारककाय ज़्यादातर जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये भी थैलियों का समान संरचना होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में ज़्यादातर पाई जाती हैं, बड़ी पाई जाती हैं, और जबकि जंतु कोशिकाओं में या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत ही छोटी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कोशिका द्रव्य में ये अंगक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रतव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय और रिक्तिका। इसके बाद हम कोशिका द्रव्य में एक अंगक और पाया जाता है, उसको कहते हैं केंद्रक, लेकिन हम इसको अलग से पार्ट में डिवाइड करते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक पूरी कोशिका का संचालन करता है। जैसे बॉडी का संचालन कौन करता है? ब्रेन करता है। ऐसे ही केंद्रक पूरी कोशिका का संचालन करता है, और जब कोशिका का संचालन करता है, जितने भी निर्देश देने होते हैं कोशिका को, वो केंद्रक ही देता है। केंद्रक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। केंद्रक को चारों ओर से एक कला घेरे रहती है, उसको केंद्रक कला कहते हैं, जबकि उसके अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और एक छोटा सा उसमें पार्ट होता है उसको कहते हैं केंद्रिका, और उसके अंदर कुछ धागे की समान संरचना होती हैं जो गुणसूत्र बनाती हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटिन धागे। इस प्रकार इसकी संरचना होती है, देखते हैं। इस प्रकार से ये एक इसकी केंद्रक कला है जो चारों ओर से इसको घेरे हुए है, और इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे, या इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर ये धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इस टाइप से धागे होते हैं। ये धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनाते हैं, और एक छोटी सी ये गोल जैसी संरचना इसमें होती है केंद्रिका। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। इस टाइप से ये पूरे केंद्रक की संरचना होती है। ये जो पोर हैं इसमें, इसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक कला, जिससे चारों ओर से केंद्रक घिरा होता है, और ये धागे जैसी संरचना इसको कहेंगे क्रोमेटिन धागे। और ये संरचना इसको कहेंगे केंद्रिका। इस प्रकार से केंद्रक की संरचना होती है। इसके बाद हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और
यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा पहले बताया था प्राचीन प्रकार की होती है, तो ये आदिम प्रकार की होगी। इसमें लिख देंगे यह आदिम प्रकार की होती है। जैसे क्या बताया था, बैक्टीरिया। यह विकसित प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सतह केंद्रक नहीं पाया जाता। सतह केंद्रक अनुपस्थित, यानी इसका केंद्रक जो होगा उसके चारों ओर केंद्रक जो केंद्रक कला होती है वो नहीं पाई जाती, और जबकि इसमें केंद्रक कला पाई जाती है तो इसमें लिख देंगे सतह केंद्रक पाया जाता है। सतह केंद्रक उपस्थित। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें कोई भी दोहरी कला वाले अंगक नहीं पाए जाते, अनुपस्थित। जैसे कौन कौन से, जो अभी हमने पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि। और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें ये सारे अंगक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य अंतर हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके बाद हम देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसमें कुछ मुख्य अंतर हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित। और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। सेकंड है लवक पाए जाते हैं, उपस्थित। इसमें लवक अनुपस्थित। पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है वो बड़ी होती है, रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में या तो रिक्तिका अनुपस्थित होती है या छोटी रिक्तिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आज हमने यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, और जितना भी इससे संबंधित PDF वर्क है ये आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।